सरयागा नाम सुनते ही आज भी बुजुर्गों की आंखों में चमक आ जाती है। एक ऐसा राज्य जो अपनी तलवार से नहीं, अपने न्याय से पहचाना जाता था। पर उस राज्य की सबसे बड़ी कहानी ना किसी युद्ध की थी, ना किसी विजय की, बल्कि एक राजा की थी, सम्राट राघवेंद्र की, जो सबका था पर खुद किसी का नहीं। राजमहल के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक कमरा था, बंद, वीरान और सर्द। कोई वहां नहीं जाता था, क्योंकि कहते हैं वहां राजा की यादें बर्फ की तरह जमी हैं। राजा बूढ़ा हो चला था, पर उसकी आंखें आज भी वैसी ही थीं, गहरी, थकी हुई और जैसे किसी इंतजार में। राघवेंद्र ने 40 साल राज किया, दुश्मनों को हराया, जनता का दिल जीता, पर उस एक तस्वीर से कभी आगे नहीं बढ़ पाया, जिसे वो हर रात अकेले में देखा करता था। एक पुरानी पेंटिंग, एक औरत की, नरम मुस्कान वाली, कम बोले वाली, पर उसकी आंखों में गहराई ऐसी कि इंसान खुद को खो दे। दरबार में आज भी लोग पूछते थे, महाराज ने विवाह क्यों नहीं किया? कोई नहीं जानता था कि राजा ने विवाह किया था, पर दिल से कभी किसी को अपना नहीं बनाया। और फिर एक दिन राजमहल में एक नई आवाज गूंजी, एक नई सेविका की। 20 साल पहले राजा राघवेंद्र सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक प्रेमी था, और उसका दिल किसी और के नाम लिखा जा चुका था। उसका नाम था मीरा। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी, शांत, समझदार और वैसी ही गहरी जैसी चंद्रमा की रातें होती हैं। मीरा और राघवेंद्र की मुलाकातें दरबार के बाग में नहीं, बल्कि राजकीय निर्णयों की खामोशी में हुआ करती थी, जहां बाकी रानियां रेशमी लिबासों में सजती थीं। मीरा राघवेंद्र के विचारों में बसी थी। उनकी बातें कम थीं, पर एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की जरूरत कभी नहीं पड़ी। लेकिन हर प्रेम कहानी के सामने एक दीवार आती है, और इस बार दीवार थी राज्य की सियासत। युद्ध टालने के लिए राघवेंद्र को दुश्मन राज्य की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। मीरा ने विरोध नहीं किया, न कोई क्रोध, बस एक गहरी नजर डाली और चली गई। अंत में उसने सिर्फ एक पंक्ति लिख छोड़ी थी, राज्य को तुझसे ज्यादा जरूरत थी, शायद मुझे कभी थी ही नहीं। राघवेंद्र ने शादी की, पर वो शादी सिर्फ एक रस्म थी जिसमें शरीर था, पर आत्मा मीरा के पास ही थी। हर वर्षगांठ पर वो बाग में जाता, जहां मीरा ने अंतिम बार हाथ छुड़काया था, और उस बेंच को छूकर लौट आता जो आज भी वैसी ही थी। कोई नहीं जानता था कि राजा हर साल एक पत्र लिखता था, उसी भाषा में जो केवल मीरा समझती थी, और वो पत्र कभी किसी को नहीं दिखाए गए। वो चिट्ठियां आज भी बंद कमरे में रखी हैं, जिन्हें राजा ने कभी राजकीय दस्तावेज नहीं माना, बल्कि मन की गवाही कहा। और शायद वही अधूरा प्रेम आज भी उस महल के उत्तर पश्चिम कोने को ठंडा रखता है। समय बीता, राज्य शांत होता गया, लेकिन राजा राघवेंद्र का दिल और भी खामोश। राजा अब बूढ़ा हो चला था। राजमहल की दीवारों पर अब जंग लगने लगी थी, जैसे राजा की यादें धीरे धीरे सड़ने लगी हों। उसकी दिनचर्या अब सिर्फ 3 चीजों में सिमट गई थी, पूजा, पत्र और चुप्पी। हर सुबह वो एक वही पुराना बाग देखता, और हर रात वही चिट्ठियां पढ़ता जो कभी मीरा को भेजनी थी, पर भेजी नहीं। फिर एक दिन राजमहल में एक नई आवाज गूंजी, सेविका मराया की। नए राजा के आदेश पर उसे राघवेंद्र की सेवा में रखा गया था। वो बहुत शांत थी, एक काम में निपुण, शब्दों में नरमी और चाल में गरिमा। पर राघवेंद्र को जैसे कुछ अजीब सा महसूस होता। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी मौन मुस्कान, सब मीरा जैसे लगते। राघवेंद्र ने कई बार देखने की कोशिश की, पर हर बार मराया ने नजरें झुका ली। वो उसके पास रहती, पर कभी करीब नहीं आती। एक रात राजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, कंपकंपाता शरीर, पूरा महल हलचल में था। मराया चुपचाप उसके पास आई, उसका सिर अपने हाथों में लिया और पहली बार बोली, आपने कभी पहचाना ही नहीं सम्राट। राघवेंद्र चौंक गया। आवाज वही थी जिसे उसने बरसों पहले खो दिया था।
उसने कांपते होठों से पूछा। मीरा मराए बस मुस्कुरा दी और चुप रही। राघवेंद्र की आंखें भर आईं। इतने सालों तक जो अधूरा था वो सामने बैठा था, पर अब पहचान बाकी थी। और फिर मीरा ने कहा, मैं गई नहीं थी सम्राट, बस आपने देखना छोड़ दिया था। राघवेंद्र की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था शायद पहली बार, एक राजा नहीं, एक अधूरा प्रेमी बनकर। मीरा जो अब मराए थी ने कभी शिकायत नहीं की, कभी कुछ मांगा नहीं, बस थी सालों से झुककर उसके आसपास। राघवेंद्र ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा। वो वही एहसास था जो उसने बरसों पहले एक बगीचे में महसूस किया था। तुम लौट क्यों आई? राजा की आवाज टूटी हुई थी। मीरा ने बस एक पंक्ति में उत्तर दिया, क्योंकि आपने कभी मुझे विदा ही नहीं किया। इतने वर्षों की चुप्पी एक पंक्ति में पिघल गई थी। राजा ने धीरे से कहा, तुम चली गई थी और मैं यहीं रुक गया था, हर रोज उसी बेंच पर। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आप चले भी नहीं थे, बस जीवन चलता रहा था। राघवेंद्र ने बिस्तर पर लेटे लेटे एक आखिरी बात कही, धीरे से टूटती सांसों में। मैंने बहुत कुछ खोया, पर जो पाया वो आज मिला है। मैं अब एक वचन देना चाहता हूँ, एक अंतिम वचन। सारे मंत्री, सेवक और महल के बुजुर्ग बुलाए गए। राजा ने सबके सामने मीरा का हाथ थामा। ये मेरी रानी नहीं, ये मेरी आत्मा है, इसे कोई स्थान नहीं चाहिए। ये मेरा अंत है और मेरी शुरुआत भी। सभी स्तब्ध थे। कईयों ने पहली बार देखा एक राजा रोता हुआ, एक प्रेम निभाता हुआ। और फिर राजा ने कहा, मेरी समाधि वहीं बनाना जहां मीरा ने मेरा इंतजार किया था, उस बेंच के पास, उस बगीचे में जहां वो हर शाम बैठती थी। सन्नाटा छा गया। राजा का शरीर अब थक चुका था, पर उसकी आंखें संतोष से भरी थीं। उसने मीरा की तरफ देखा, मुस्कुराया और बस इतना कहा, अब मैं पूरा हूँ। उस रात राजा सोया और फिर कभी नहीं जागा। महल के उत्तर पश्चिम कोने में एक दिया जला, जहाँ वर्षों से अंधेरा था। राजा चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक अंतिम वचन और एक कहानी जो इतिहास नहीं, इश्क की मिसाल बन गई। राजा राघवेंद्र का अंतिम संस्कार उसी बगीचे में हुआ, जहां वो मीरा का इंतजार करता था। पत्थर की वो पुरानी बेंच अब राजा की समाधि के सामने रखी गई, जैसे इतिहास खुद सिर झुका रहा हो। मराए मीरा आज भी कुछ नहीं कहती। वो रोज उस समाधि पर दीपक जलाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो राजा के लिए चुपचाप जीती रही। राज्य में पहली बार प्रेम और त्याग को राज की दर्जा मिला। नए राजा ने घोषणा की, मराए को राज्य की मौन महारानी घोषित किया जाए, क्योंकि वो रानी नहीं थी। फिर भी उसने सबसे ज्यादा रज किया। महल के एक हिस्से को मीरा कक्ष नाम दिया गया, जहाँ चिट्ठियाँ, दीपक और वो बेंच आज भी हैं। वहाँ कोई शोर नहीं होता, सिर्फ मौन होता है, पर उस मौन में इतिहास सांस लेता है। राजा नहीं रहा, पर उसका अंतिम वचन अब राज्य का आदर्श बन चुका है। राज प्रेम से चलता है, डर से नहीं। ये वाक्य अब राज्य की हर दीवार पर लिखा गया। मीरा ने महल नहीं लिया, ना ताज पहना, बस वो दीपक जलाती रही। उसका मौन आज भी उस उत्तर पश्चिम कोने में हर रात दीप से टकराता है। कुछ रिश्ते आवाजों से नहीं, वक्त से बनते हैं। सिर्फ एक राजा का आखिरी शब्द नहीं था, वो एक अधूरी कहानी की मुकम्मल विरासत थी। और आज भी जब हवा चलती है उस बगीचे में, दीपक की लौ हिलती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं पूरा हूँ। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक एहसास था। अगर महसूस किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक खामोशियों को समझते हो तो हमारी हर कहानी तुम्हारी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सफर का हिस्सा बनो। वर्ल्ड ऑफ स्टोरी सिर्फ एक चैनल नहीं,
ये उन लोगों के लिए है जो कहानियों में खुद को ढूंढते हैं। सब्सक्राइब करो और खो जाओ एक नई दुनिया में।